एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के जो चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं उसको लेके काफी बवाल मच रहा है। पीछे जो हमारे राजा हुआ करते थे उन लोगों की रानियां सहभागिता लेती थी चीजों में, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो रानियां कहीं पर्दे में दूर झरोके से देखती हुई दिखाई देती थी। मुगलों के शासन काल में रानियों का, उनकी बेगमों का कोई योगदान नहीं था। यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात या विमेन ग्लोरी की बात बिल्कुल बेकार की बात है। तो हमारे जो हिंदू राजा थे उनकी भी कुछ रानियां तो हुआ ही करती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही रानी होती थी। इनके लिए स्त्री या औरत का मतलब मनुष्य था ही नहीं, बर्बर थे। इनके लिए केवल लूट मार और इनकी जो फिजिकल नेसेसिटीज थी उनकी पूर्ति होती रहे, बस इसके अलावा इनके पास न कोई कल्चर थी न कोई। अब वो लोग तो चले गए यहाँ से, उसके बाद में भी ये पितृसत्तात्मकता गई क्यों नहीं? और आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि मुगल काल की जो चीजें थी वो किस तरीके से कंटिन्यूअस रहे हैं। मुगल आजम से सलीम और अनारकली का प्रेम बहुत ज्यादा ग्लिमराइज किया गया। अनारकली का वास्तविक नाम था नादिरा बेगम। अनारकली की धीरे धीरे सलीम की तरफ खिंचती गई, सलीम भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता गया और उन दोनों के बीच में कोई प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं बल्कि सौतेली माँ थी जो अनारकली थी। जो अकबर था पहले दर्जे का कामुक व्यक्ति था कि जिस जहांगीर और नूरजहां को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जहांगीर नूरजहां आपस में पति पत्नी भी थे, आपस में समधी समधीन भी थे। तो ये मुगल लोग यहाँ पे आके कैसे हमारे पे शासन करना इन्होंने कैसे शुरू कर दिया, कैसे इतना प्रभावी होगा? बाबर को दिल्ली बुलाने का, दिल्ली निमंत्रित करने का जो क्रेडिट है वो दौलत खान लोधी को जाता है। लेकिन सर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अब जो नई शासन काल जिसका चल रहा है उससे प्रभावित होके आजकल ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया है। तो राखी के बारे में लोगों ने ये कहा कि भाई इसकी शुरुआत तो मुगल काल से हुई है। हाँ बिल्कुल, कि वो जो है कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। कितनी झूठ बात है। क्या ये चेंजेस पहले कभी नहीं किए जाने चाहिए थे? इतने सालों बाद ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? नई व्यवस्थाएं तो तभी बनेगी ना जब पहले की व्यवस्थाएं हैं उनको आप क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्या उन्होंने सिर्फ आक्रामकता फैलाई या हमारे देश को समृद्ध भी बनाया? मंदिरों को लूटा। अरे तो इस लिहाज से, इस तर्क से तो हम जितने भी चोर लुटेरे हैं उन सबको निर्माता क्यों नहीं घोषित कर देते? किस तरीके की लूट उन्होंने की? क्योंकि वो यहाँ के बस गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने जो भारत के मंदिरों में पैसे थे उन पैसों से लेकर जजिया लगाकर। सर अकबर की बात आई है तो मेरे को फिल्म जोधा अकबर याद आ जाती। क्या है जोधा और अकबर की कहानी? ये तो फिल्म वालों की देन है। फिल्म वाले कहीं से भी कुछ भी उठा के ला देते हैं, नाम लेकर के लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो इन लोगों को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया और उन लोगों के बारे में इतना ज्यादा बातें क्यों नहीं? तो उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो नई व्यवस्था के लिए उनके लिए सबसे सुटेबल यही है कि वो मुगलों को हाईलाइट करें। कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं, वो सारे के सारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है इसको अस्वीकार करते हैं। तो क्या लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब चीजों के लिए हम किसको क्रेडिट देंगे? कि जो आगरे का किला है ना वो थोड़ा पहले से बना हुआ था। वो अलाउद्दीन खिलजी के पहले से बना था और उसके पिताजी ने उसको तोड़ फोड़ करके एक नया रूप दिया। तो फिर वो कहानी भी याद आ जाती है, उसको भी हम प्रेम का प्रतीक कहते हैं, लेकिन कहानियां उसके पीछे बहुत सारी सुनाई देती है। क्या असली कहानी है उसके पीछे? अगर शाहजहां के बारे में मैं बात करूँ ना, उसके जो प्रसंग हैं मतलब उसको मुझसे कहा भी नहीं जाता। उसके तो अपनी ही बेटी के साथ संबंध थे। अब आप सोचिए वो व्यक्ति क्या किसी से प्रेम करे। तो ये 7 अजूबों में कहाँ से आ जाता है ताजमहल? क्या है ताजमहल में? आप जाकर के देखिए क्या है ताजमहल में? कुछ नहीं है। ताजमहल से बेहतर अगर आप कुछ देखना है तो आप बृहदेश्वर का मंदिर देखिए जो बिना फाउंडेशन के 1000 साल से खड़ा हुआ है। कि कुर्ता पजामा जो आज की डेट में लोग पहन रहे हैं वो भी मुगलों की देन थी, उस दौरान से ये चीज आई थी। क्या सच है? जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको मिटाने पर तुले हैं। औरंगजेब डिवोट रूलर या रिलीजियस टायरेंट? जाहिल था। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के जो चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं उसको लेके काफी बवाल मच रहा है और लोगों की माने कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ सियासी खेल चल रहा है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए अनमास्क करते हैं मुगल्स को। नमस्कार, मैं हूं स्वाति। वेलकम टू एसआरटी ओरिजिनल्स, असली लोगों की असली बातें।
मैं हूँ आरजे स्टोरी टेलर और अब एक क्यूरियस पॉडकास्टर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजशास्त्री और साहित्यकार डॉक्टर पवन विजय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर मुगलों की। सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा सर आपसे, एक ही सवाल है कि क्या ये सारा बवाल चल रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? थोड़ा सा हमें एक बार उसके बारे में बताएं। इसको बवाल का नाम अगर हम देते हैं तो जो चीज़ें सही की जा रही हैं उसको कहीं न कहीं हम विवादास्पद बनाने की कोशिश करते हैं जी। जब मुगल्स भारत आए तब से लेकर के 1707 तक अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान भारत में क्या बदलाव आया उसका एक सापेक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। तो अगर उसके मूल्यांकन की कोई कवायद सरकार द्वारा की जाती है तो ये बवाल तो है नहीं। और दूसरी चीज़, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है, राय को प्रमाणित करने का अधिकार है। तो अभी यही सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक वर्ग है जिसने 70 सालों तक एक विमर्श बनाए रखा मुगलों को लेकर के। इनफैक्ट सल्तनत काल से लेकर के एक विमर्श बनाए रखा कि दे आर क्रिएटर्स, वे निर्माता थे। तो जाहिर सी बात है उनको ये बात तो चुभेगी ही। सर, यहाँ पर मेरा सवाल ये आ जाता है कि मंगोल लोग जो थे, मंगोल लोग मुगल कैसे बन गए ये लोग आगे यहाँ पे? देखिए, बाबर माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था और पिता की तरफ से जो उसका वंश जुड़ता है वो तैमूर से जुड़ता है। तो बाबर स्वयं अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करता था। वह अपनी जो रिश्तेदारी है या अपना जो डीएनए है उसको मंगोल से जोड़ करके अगर कोई इसे बोलता था तो वो बहुत नाराज होता था। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लिखित में प्रमाण मिले हैं। लेकिन जो बाहर के लोग थे, बाहर के जो यात्री भारत आए या जो राइटर्स भारत आए। सर, मैंने सुना है कि जो लोग उसको मंगोल, मुगल या मंगोल कह देते थे वो उनका सर तक कलम करा देता था। हाँ, उस सर क्या हाथी के नीचे कुचलवा देता था। वो काफ़ी नाराज रहता था क्योंकि वो उस जो एक चंगेज खान का जो मतलब ख़ानदान है उससे वो जोड़ना अपने आप को मुनासिब नहीं समझता था। उसका एक रीज़न था, उसका कारण ये था कि जो चंगेज़ खान था तो वह एक तरीके से लड़कियों को, पुत्रियों को, बेटियों को ज़्यादा महत्व देता था। और तैमूर की तरफ से जब हम बात करते हैं, तैमूर की तरफ से बात करते हैं तो आप पूरा मुगल ख़ानदान उठा करके देख लीजिए। एक दो को छोड़ करके, गुलबदन बेगम को छोड़ करके या जहां आरा, रोशन आरा को छोड़ करके कोई भी ऐसी महिला आपको नहीं दिखेगी जो प्रॉम्प्ट तौर पर सामने आए। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मकता की बात आती है वो यहीं से शुरू हुई थी? बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। और इस पर जो तथाकथित हमारे इतिहासकार हैं वो इस पर बात नहीं करते हैं कि जो पितृसत्ता है, मुझे लगता है कि भारत में उसको स्थापित करने वाले मुगल ही थे। जी सर, मैंने ये सुना था कि जो हमारे यहाँ की जो रानियां थी और पीछे जो हमारे राजा हुआ करते थे, उन लोगों की रानियां सहभागिता लेती थी चीज़ों में, अपनी बातें रखा करती थी, उनको बराबरी में बिठाया जाता था। लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो रानियां कहीं पर्दे में दूर झरोके से देखती हुई दिखाई देती थी। तो कैसे ये सारे चेंजेस हो गए? ये जो एक परसेप्शन बनाया गया है जोधा अकबर को लेकर के, नूर जहां जहांगीर को लेकर के या मुमताज महल और शाहजहां को लेकर के, ये विशुद्ध रूप से फेक परसेप्शन है, फिल्मी परसेप्शन है। आजकल किसी बात को अगर खारिज करना हो तो लोग कह देते हैं कि ये व्हाट्सएप ज्ञान है। तो उसी तरीके से वो फिल्मी परसेप्शन बनाया गया। मुगलों के शासन काल में रानियों का, उनकी बेगमों का कोई योगदान नहीं था। इनफैक्ट इतने सारे वहाँ पर लोग थे हरम में, तो किस किस को वो जो है अपनी रानी के रूप में सामने ले आते। तो वहाँ तो आज कल परसों हर दिन तो रोज नए निकाह हुआ करते थे। तो वहाँ पर कोई इस तरीके से बेगम का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो ये जोधा अकबर का मामला आता है ये विशुद्ध रूप से फिल्मी है। जो नूर जहां जहांगीर का मामला आता है विशुद्ध रूप से फिल्मी है। एक जगह एक राइटर है वो लिखता है कि ये दोनों बैठे हुए थे, किसी बात को लेकर के इनमें लड़ाई हो गई जहांगीर और नूर जहां में। जी। इतनी लड़ाई हुई कि जो उनके साजिंदे थे, कारिंदे थे, वो रो रो करके
उनके बुरे हाल, और वे दोनों से उन्होंने मिन्नतें की कि आप लोग राजा हैं, बादशाह हैं, लड़िए नहीं। और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद जो जहांगीर है वो किसी दूसरी स्त्री के साथ जो है उसने निकाह कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर वीमन एम्पावरमेंट की बात या वीमन ग्लोरी की बात बिल्कुल बेकार की बात है जी। लेकिन सर यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि रानियां तो जैसे आपने कहा कि उनकी कुछ पता नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है, तो हमारे जो हिंदू राजा थे उनकी भी कुछ रानियां तो हुआ ही करती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही रानी होती थी। नहीं, बात ग्रेस की है। बात ग्रेस की है कि इनके लिए स्त्री या औरत का मतलब मनुष्य था ही नहीं जी, वैमनस्यता ज्यादा थी। वैमनस्यता नहीं, मतलब वो उनको मनुष्य के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि महिला होने का अपना एक सम्मान है। महिला, जैसे हम लोग हिंदू परंपरा में महिला को देवी कहा गया है जी। तो देवी का अर्थ ये हुआ कि उनकी जो सहभागिता है, उनके बिना कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकता है, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो वहाँ पर था ही नहीं। ये लुटेरे थे, बर्बर थे, इनके लिए केवल लूट मार और इनकी जो फिजिकल नेसेसिटीज थी उनकी पूर्ति होती रहे, बस इसके अलावा इनके पास न कोई कल्चर थी, न कोई परंपरा थी। सर विषय से भटक जाएंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे एक और महिला होने के नाते सवाल आ रहा है कि ठीक है, अब वो लोग तो चले गए यहाँ से, उसके बाद में भी ये पितृसत्तात्मकता गई क्यों नहीं उनके साथ साथ? देखिए, उसको बहुत सहेज कर रखा गया। जो मुगल काल की परंपराएं बन गई थी उसको बहुत सहेज कर रखा गया, और आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि मुगल काल की जो चीज़ें थी वो किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस रहें, क्योंकि उसके बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। वही सिलेबस के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम जो एक्टिविज़म हुआ करता है उसके माध्यम से। क्या आपको ये बताने की कोशिश नहीं की गई है कि मुगल निर्माता थे, मुगलों ने इस देश का निर्माण किया, मुगलों ने संस्कृति का निर्माण किया, मुगलों ने इमारतों का निर्माण किया। इसलिए बताने की कोशिश की जा रही है ताकि जो उन्होंने अत्याचार किए, जो उन्होंने दुष्कर्म किए, उसको जस्टिफाई किया जा सके, कह सकते हैं। सर इसमें मेरे को एक और बात याद आ जाती है, जैसे हमने अभी फिल्मों की बात की, मुगले आजम से सलीम और अनारकली का प्रेम बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया गया। बहुत अच्छा सवाल है ये। मुगले आजम बनती है और मुगले आजम में अकबर को न्याय का देवता बना दिया जाता है कि न्याय के लिए वो अपने पुत्र का बलिदान दे देता है। मुगले आजम में जो सलीम है उसे मोहब्बत का मसीहा बना दिया जाता है, और मोहब्बत जिंदाबाद के नारे जब लगते हैं तो उसमें सलीम और अनारकली की दुहाई दी जाती है। जो वास्तविकता है वो सुन करके कोई भी व्यक्ति कम से कम वो अपने परिवार को उनके जैसा नहीं बनाना चाहेगा। जो अकबर था पहले दर्जे का कामुक व्यक्ति था। ये जो अनारकली थी, अनारकली का वास्तविक नाम था नादिरा बेगम। नादिरा बेगम को एक ईरानी व्यापारी ने खरीदा। उसको ये पता था कि जो अकबर है वो खूबसूरत औरतों के लिए बहुत पागल है और उनका अच्छा दाम देता है, तो वो लेकर के आया अकबर के दरबार में, और जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। अकबर ने उसको खरीद लिया। उससे अकबर को एक लड़का हुआ, उसका नाम था दानियाल। दानियाल अकबर का लड़का था और दानियाल की माँ थी नादिरा बेगम। नादिरा बेगम को अकबर ने अनारकली का नाम दिया, और वो जो अनारकली थी धीरे धीरे सलीम की तरफ खिंचती गई, सलीम भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता गया, और उन दोनों के बीच में कोई प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं बल्कि सौतेली माँ थी जो अनारकली थी। अनारकली सलीम की सौतेली माँ थी। अब सौतेली, सीरियसली सौतेली माँ और सलीम के बीच में रिश्ते की जब बात अकबर को पता चली तो अकबर बहुत गुस्से में आया और उसने अनारकली को दीवार पे चुनवा देने की बात कही। मैं ये बात अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात किसी हवाई में कह रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी, उन्होंने एक किताब लिखी है, शायद उसका नाम है मुगलकालीन महिलाएं। तो उसमें पेज नंबर 114 113-114 में मतलब इस बात का हवाला दिया गया है। हाँ, और ये चीज मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, और इसका हवाला बहुत सारे जो बाहर से आए यात्री थे उन्होंने भी दिया है। तो ये जो बाहरी इतिहासकार थे जो भारत आए,
उन्होंने जो देखा बिना किसी पक्षपात के उन्होंने लिखा। लेकिन अब इस बात को अगर कोई सुनेगा तो वो मुगलों के बारे में क्या सोचेगा? उसके बारे में यही सोचेगा ना कि ये तो निर्माता जैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हाँ। संस्कृति जैसा कुछ नहीं है, इवन पारिवारिक व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जिस जहांगीर और नूरजहां को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहांगीर नूरजहां आपस में पति पत्नी भी थे, आपस में समधी समधिन भी थे। जहांगीर का जो बेटा है वो नूरजहां की बेटी से ब्याह है। नहीं, वो तो खैर इन लोगों का कल्चर शायद अब आप देखिए कि ये पारिवारिक व्यवस्था कैसी बन रही है जी। तो अगर आप मुगलों को बड़ा आदर्श मानते हैं, ये जो इतिहासकार हैं जो मुगलों को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो भी अपने परिवार में इसी तरीके की जो चीज़ें हैं शायद उनको पसंद है, इसलिए वो लोग मुगलों को इतना ग्लोरीफाई करते हैं। अन्यथा यह जो वंश है, यह जो खानदान है, यह भारत की परंपरा का तो धूल भी नहीं है, तृण मात्र भी नहीं है। यह बिल्कुल और बिल्कुल जो है जाहिलियत की एक तरीके से पराकाष्ठा है, अगर इसको हम भारतीय मानते हैं, अगर इसकी परंपरा पर हम चलने की कोशिश करते हैं तो। यहाँ पे सर मेरा एक और सवाल आ जाता है कि हमारा जब कल्चर इतना रिच था, हमारे जो राजा हुआ करते थे वो बहुत महान, बहुत पराक्रमी हुआ करते थे, तो ये मुगल लोग यहाँ पे आके कैसे हमारे पे शासन करना इन्होंने कैसे शुरू कर दिया, कैसे इतना प्रभावी हो गए? देखिए, जब बाबर भारत आया, ये वहाँ पर भटक रहा था परगना में, और इसके साथ एक नजूमी रहता था। बाबर जो है वो उसमें बड़ा विश्वास रखता था, तो उसका फ़ायदा जो नजूमी है वो सब उठाते थे। तो एक नजूमी ने कहा कि तुमको आम और पान के देश जाना चाहिए। तो उसके दिमाग में बात थी। इधर क्या हुआ कि जो लोदी वंश है तो वहाँ पर लड़ाई चल रही थी। इब्राहिम लोदी का जो चाचा है दौलत खान लोदी, उसने ये सुना कि बाबर फरगना में राज्य के लिए इधर उधर घूम रहा है, तो उसने क्या किया, उसने आम के टोकरे बाबर को भिजवाए। तो बाबर को अपने नजूमी की बात याद आ गई, उसको लगा कि नहीं, ये चीज़ स्वीकार कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और जोड़ेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें महाराणा सांगा को जोड़ते हैं कि महाराणा सांगा ने इसको आमंत्रित किया था। ये बात विशुद्ध रूप से श्वेत असत्य है। बाबर को दिल्ली बुलाने का, दिल्ली निमंत्रित करने का जो क्रेडिट है वो दौलत खान लोदी को जाता है, और केवल दौलत खान लोदी को जाता है। तो फिर कहाँ से ये बात आ जाती है सर राणा सांगा वाली? ये जस्टिफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि भाई बाबर भारत आया तो उसको केवल लोदी ने ही नहीं बुलाया, उसको राणा सांगा ने ही बुलाया। तो जब आप ये बात करते हैं तो कहीं न कहीं चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मुगलों के प्रति जो एक घृणा है, ये बाहरी हैं, तो उस बाहरी होने के जो मतलब एलिमेंट्स हैं उसको आप डाइल्यूट करते हैं कि भाई राणा सांगा ने भी बुलाया, जबकि ये बात बहुत ही मतलब नीचतापूर्ण है। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, न उनको अपने देश के बारे में पता है, न उनको अपने योद्धाओं के बारे में पता है, न उनको अपने गौरव के बारे में पता है। उनको केवल और केवल बैलेंस बनाना है, उनको केवल और केवल जो मुगलिया परंपरा है उसको जो है एक न्यायपूर्ण परंपरा के तौर पर स्थापित करना है, और कुछ नहीं। सर यहाँ पे मेरा अब एक और सवाल आ जाता है कि हमारा एक चीज में अभी मैं इसमें जो है आगे एक बात है, मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर दूं। तो जब बाबर यहाँ पर आया और जब लड़ाई हुई, खैर इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसके बाद फिर जब राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई खानवा में, तो उस लड़ाई में बाबर जीता। तो उसके जो प्रमुख कारण हैं वो ये बताए जाते हैं कि उसके पास बारूद था, तो बारूद की वजह से जीत गया। ये अर्ध सत्य है। ये बताया जाता है कि बाबर ने शराब के पीपे तुड़वा दिए, जिसको जितनी शराब पीनी है पी ले और कल सुबह वो लड़ाई करे। ये बात भी अर्ध सत्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह किसी को बताया नहीं जाता है, वह ये है कि बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मुनादी करवाई कि अगर वो युद्ध जीतता है तो जितने भी मौलवी हैं, जितने भी औलिया हैं, जितने भी खानकाह के लोग हैं, जितने भी तुर्की अरबी लोग हैं,
उन सब के कर माफ कर दिए जाएंगे, उन सब के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे और उनको शासन में हिस्सेदारी दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारा मैन पावर आ गया। तो इस बात की चर्चा नहीं होती है। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो खानवा का युद्ध जीत पाया। तो सर मैं यहाँ पे फिर मैं वही सवाल करने जा रही हूँ कि क्या हमारा जो इतिहास लिखा गया वो क्या बायस था? जो लोग भी जिन्होंने भी लिखा, क्योंकि इतिहास की बात आती है तो दो पक्ष जरूर आ जाते हैं आपस में लड़ने, तो क्या इतिहासकार जो हुआ करते हैं वो कभी बायस होके ही हमेशा करते हैं, अनबायस होके उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने गफलत में इतिहास लिख दिया। बहुत सारे जो लोग हैं उनमें हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं। उनके जब आप किताब पढ़ती हैं संस्कृति के 4 अध्याय, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं मतलब इस प्रभाव में वो आ गए। हम सब लोग साथ में रहना चाहते हैं, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सब साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एक संप्रदाय अत्याचार करे और उस अत्याचार को आप इसलिए स्वीकार कर लें कि हमको उनके साथ में रहना है। तो भाई जो गलत कर रहा है तो गलत करने वाला हमेशा गलत व्यक्ति होता है, तो आपको उसकी गलती पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतिहासकार हैं या जो और भी संभ्रांत लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत में एक हार्मनी बनी रहे, तो उस हार्मनी के लिए उन्होंने उस जहर को पीना पसंद किया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अतीत में जो कुछ हुआ सो उसको जो है भूल जाते हैं, हम एक नया भारत बनाते हैं। लेकिन वो जो नया भारत है वो अतीत से मुक्त तो रहा नहीं ना। तो क्या सर ये जो चेंजेस अब किए जा रहे हैं, क्या ये चेंजेस पहले कभी नहीं किए जाने चाहिए थे? इतने सालों बाद ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, मतलब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन उनकी बात को तवज्जो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि शासक वर्ग को लगा कि कहीं न कहीं एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा धड़ा है जो नाराज हो जाएगा और नाराजगी की वजह से वो अपनी सत्ता खो बैठेंगे। तो एक लंबे समय तक इस मोड में जो शासक वर्ग रहा वो रहा और कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव रहा। पिछले 70 साल में हमारे देश की जो शैक्षिक व्यवस्था है, हमारे देश की जो पत्रकारिता रही है, वो सब उस पर कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव रहा। तो कम्युनिस्ट ये चाहते ही नहीं थे कि भारत की जो मूल आत्मा है उस मूल आत्मा पर जो बादल छाए हैं वो छटें, और एक सदा नीरा जो हमारी बहती चली आ रही है पिछले 10,000 साल से, वो सदा नीरा आगे भी बहती चली आए। तो वो तो एक नई चीज़ लेकर के आए जिसमें उनके लिए जो हिंदुइज्म है या जो सनातन परंपरा है तो उसको वो डिस्टॉर्ट करना चाहते थे, अपनी नई व्यवस्थाएं बनाना चाहते थे। तो नई व्यवस्थाएं तो तभी बनेगी ना जब जो पहले की व्यवस्थाएं हैं उनको आप क्रिटिसाइज करेंगे। तो सरकार की कमजोरी रही है और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो नए विचार आ रहे हैं उनको अभिव्यक्त करने की एक मतलब स्वतंत्रता मिली है। इस वजह से तमाम तरीके के जो अध्ययन है वो हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो नए फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अब जो नई शासन काल जिसका चल रहा है उससे प्रभावित होके आजकल ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया है या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है, जैसे कि हमने कहा कि पहले जिस नहीं। तो आप एक बात बताइए, जो चीज़ें गलत हैं भाई, सलीम और अनारकली के जो संबंध हैं उन पर उनके बारे में आपको भी नहीं पता, उनके बारे में बहुत सारे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो क्यों नहीं पता है? जो घृणित बातें हैं उनको आप चाशनी में लपेट करके क्यों परोसना चाहते हैं? आपका एजेंडा क्या है? अभी त्योहार आने वाले हैं ना। जी जी, त्योहार आने वाला, राखी आने वाली है ना। सवाल आ रहा है जी। तो राखी के बारे में लोगों ने ये कहा कि भाई इसकी शुरुआत तो मुगल काल से हुई है। हाँ बिल्कुल, कि वो जो है कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। कितनी झूठ बात है। हुमायूं के दरबार में एक इतिहासकार रहता था, उसका नाम था फरिश्ता। तो फरिश्ता ने उस दौरान यह बात लिखी है जब जो अहमद शाह है वह आक्रमण करने जा रहा था कर्णावती जी के उस पर
साम्राज्य पर। तो उस दौरान वह लिखता है कि हुमायूं और अहमद शाह के बीच में पत्र व्यवहार हो रहा है कि काफिर को हम मारेंगे, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का उद्देश्य जिहाद करना है, दोनों का उद्देश्य काफिरों का समापन करना है। तो दोनों लोग एक मत हैं। वो जानता है हुमायूं कि वो जो है जा रहा है लड़ने राजपूतों से, ठीक है, तो क्यों आक्रमण, क्यों मतलब उसको रोकेगा। तो ये तो आपस की साठगांठ थी और उसको इन लोगों ने किस तरीके से प्रचारित किया, मतलब बलिहारी जाऊं ऐसे इतिहासकारों पर कि उन्होंने इस तरीके की झूठी बातों को प्रसारित किया। जी सर, यहाँ पे अब मेरा एक और सवाल आ जाता है कि सिर्फ क्या उन्होंने आक्रामकता फैलाई, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है उस वक्त पे हमारा जो ग्रोथ रेट था भारत का वो बहुत हाई था, आज के समय में उतना नहीं है। तो क्या उन्होंने सिर्फ आक्रामकता फैलाई या हमारे देश को समृद्ध भी बनाया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय पूरे विश्व में उसकी हिस्सेदारी है वो लगभग 16% के आसपास थी, अर्थव्यवस्था की जो हिस्सेदारी थी। लेकिन मुगलों से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो 32% थी। तो आप समझिए कि 16% का जो डिक्लाइन आया है, जो 16% का पतन हुआ है, वो मुगलों की वजह से तो हुआ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुगल तो भारत में रहे, उन्होंने भारत के लिए बनाया, उन्होंने भारत के लिए किया, उन्होंने क्या हुआ अगर उन्होंने मंदिरों को लूटा। अरे तो इस लिहाज से, इस तर्क से तो हम जितने भी चोर लुटेरे हैं उन सबको निर्माता क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? सर, यहाँ पे लूट वाली बात आ रही है तो मेरा एक और सवाल आ जाता है कि किस तरीके की लूट उन्होंने की, क्योंकि वो यहाँ आके बस गए थे। तो यहाँ लूट हम किस सेंस में बात करते हैं? क्या उन्होंने धर्म के रूप में उन्होंने ऐसा किया, सांप्रदायिकता के रूप में किया, या किस तरीके की लूटमारी की थी उन लोगों ने? देखिए, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जो भारत की समृद्धि है, तो उस समृद्धि को उन्होंने अपने हिसाब से अपने खजाने में लाने की कोशिश की। और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने जो भारत के मंदिरों में पैसे थे, उन पैसों से लेकर जजिया लगाकर, और सबसे जो घृणित बात थी वो ये थी कि उन्होंने सूर्य ग्रहण के बाद, हमारे यहाँ परंपरा होती है स्नान करने की, उस स्नान पर भी उन्होंने टैक्स लगाए। कुंभ मेले में, माघ मेले में जो लोग जाते थे नहाने के लिए, वहां पर भी उन्होंने पैसे उस पर भी टैक्स लगाए। और ये सब पैसे वो बेतहाशा खर्च करते थे अमीरों के ऊपर, अय्याशियों में खर्च करते थे, और उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य एशिया में जाता था। मैंने ये भी सुना है कि 80% लगभग जो अपना वो लेते थे वो खुद पे खर्च करते थे। हाँ, शाहजहां के समय को बोला जाता था कि स्वर्ण काल है जी। लेकिन कुल 700 के आसपास लोग थे जो पूरी जो इनकम हुआ करती थी, पूरी जो इकोनॉमी हुआ करती थी, उस इकोनॉमी का लगभग 80% वो लोग अपने ऊपर खर्च किया करते थे। बाकी जो जनता है, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी कोई प्राकृतिक आपदा है, चाहे फसल हो न हो, लेकिन वो टैक्स वो जबरदस्ती उनसे वसूलेंगे। अगर टैक्स में उनको अनाज वगैरह नहीं मिला तो वो उनके पत्नी, उनके बच्चों, उन सबको गुलाम बना लिया करते थे और मध्य एशिया भेज दिया करते थे जी। तो कुल मिला के धर्मांतरण की तरफ उनका जोर ज्यादा था। धर्मांतरण भाई अगर आपने जजिया नहीं दिया तो सुन्नत करा लीजिए, आपने टैक्स नहीं दिया तो सुन्नत करा लीजिए। तो ये तो था ही ना कि जजिया से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने सुन्नत करा ली, बहुत सारे लोग धर्मांतरित। सर, यहाँ पे अकबर की बात आती है कि उन्होंने आके जजिया हटवाया था और वो बहुत अपने आप को एक तरीके से न्यूट्रल दिखाना चाहते थे। क्या वो दिखाना चाहते थे या वो वाकई में ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही कट्टर व्यक्ति था और उसको राज चलाने के लिए जो उसको साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ी, उसने अपनाई। 1564 में उनसे जजिया हटाया, लेकिन 1575 में फिर से उसने लगा दिया था। तो क्या उसके पीछे क्या वजह रही थी सर? देखिए, क्या सिर्फ अपना क्लीन करने के लिए, इमेज क्लीन करने के लिए, क्या थोड़े वक्त के लिए उन्होंने ऐसा किया था? देखिए, अकबर बहुत होशियार आदमी था। वो ये जानता था कि शासन को थोड़ा सा ऐसे चलाएं कि जो पैसा है वो आता रहे, ठीक है। तो पैसा है तो वो कैसे आएगा? तो पैसे के लिए उसने बहुत सारे जो टैक्सेस थे उनकी व्यवस्था की। अकबर का गुरु था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो उसने टैक्सेशन की प्रोसेस शुरू की थी, उसी को अकबर ने आगे बढ़ाया। तो ये जो जजिया वगैरह है, इसको हटाने के बाद वो जो हमारे यहाँ के योद्धा वर्ग थे, जो हमारे यहाँ के श्रमिक वर्ग थे, उनके सहारे वो अपने साम्राज्य का वो सुदृढ़ीकरण करना चाहता था, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं था। और फिर से ये जो औरंगजेब आया, उसने फिर से इसको लगा दिया। आई थिंक सर, अकबर की बात आई है तो मेरे को फिल्म जोधा अकबर याद आ जाती है। क्या है जोधा और अकबर की कहानी सर? क्या फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वही सच है या कुछ और है? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, जोधा अकबर की कोई कहानी नहीं थी। जोधा नाम की कोई थी ही नहीं। ऐसा कोई चर्चा यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो करते ही नहीं है। एक उसके हरम में एक स्त्री थी जिसका नाम था मरियत जमानी, तो उसी को जोधा के रूप में एक दो लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो ये कहाँ से पूरी स्टोरी, पूरा नरेशन ये कहाँ से आ गया है मार्केट में? ये सब फिल्म वालों की देन है। तो फिल्म वाले कहीं से भी कुछ भी उठा के ला देते हैं, कुछ भी नाम लेकर के जो है लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और भारत की जनता इमोशनल तो है ही है। सर, बात अब आ जाती है कल्चर की। क्या इन्होंने सिर्फ लूटमार किया? और लूटमार इससे पहले भी कई लोग आए, लोधी आए, बहुत लोग आए, तो क्या उन लोगों ने लूटपाट नहीं मचाई थी? खूब लूटमार मचाई, खूब लूटमार मचाई। तो उन लोगों की गजनवी ने तो पूरे मंदिरों को लूट लिया ना, गोरी ने तो पूरे जो है उत्तर भारत को लूट लिया ना। वही काम फिरोज शाह तुगलक से लेकर के अकबर, बाबर, औरंगजेब, उन सब ने किया। कोई इसमें अंतर नहीं है मुगल और सल्तनत काल के जो सुल्तान हुआ करते थे। तो इन लोगों को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया और उन लोगों के बारे में इतना ज्यादा बातें क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा कि अगर उनकी बात करेंगे तो उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सनातन परंपरा है उसकी श्रेष्ठता उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो नई व्यवस्था के लिए उनके लिए सबसे सुटेबल यही है कि वो मुगलों को हाईलाइट करें। तो मुगलों को जब हाईलाइट करेंगे तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, हर्षवर्धन को वो थोड़ा सा डाउन कर पाएंगे। आप देखिए ना, जो नवरत्न की बारी आती है तो ये नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। अब किसी बच्चे से पूछो कि भाई नवरत्न कौन थे, तो कहेगा बीरबल, कहेगा टोडरमल जी, ठीक है। तो ये जो कट कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है, तो ये तो पूरा हमारी जो प्राचीन पारंपरिक शासन व्यवस्था थी उसी की कट कॉपी पेस्ट करके मुखौटा मुगलों का लगा दिया। तो क्या हम अपने बच्चों को जो भी कुछ सिखा रहे हैं सब कुछ फेक है? फेक तो है ही है। देखिए, मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा जब काम कोई किया जाता है तो उसके पीछे इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन क्या है? कोई भी इतिहासकार है, चाहे वो रोमला थापर हो, चाहे इरफान हबीब हो, इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन है कल्चरल डिस्टॉर्शन। भारत का जो सांस्कृतिक रूप से विरूपण है वो इनका उद्देश्य है। जितने भी कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं वो सारे के सारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसको अस्वीकार करते हैं। तो क्यों करते हैं वो लोग? आपको मैं बताऊं कि रोमला थापर का एक उसकी एक किताब है, तो उस किताब में वो कहती है कि जो महाभारत है वो पहले का है और रामायण बाद की है। आप मतलब जो एक हम लोगों का जो क्रोनोलॉजी है कि त्रेता युग पहले आया, द्वापर बाद में आया, लेकिन वो क्या कहती है कि महाभारत पहले हुआ और रामायण बाद की कहानी है। और इसके पीछे वो क्या देती हैं रीजन? मैं उसके पीछे रीजन वो देती हैं कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो पितृसत्तात्मकता है, तो पितृसत्तात्मकता पहले आई नहीं, राम से आई। तो इसलिए राम से आई और वही चीज चलती आ रही है। तो महाभारत पहले का है, नहीं तो उसमें बहुत सारे ऐसे महिला पात्र हैं जो थोड़े से पावरफुल थे, तो इस वजह से। और त्रेता मतलब राम के समय में कोई महिला पात्र पावरफुल था नहीं, तो इस वजह से जो रामायण है वो जो है अभी की है और महाभारत बात की है, पहले की है। हाँ, तो इस तरीके के मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, इलॉजिक, वो सब वो सारी चीजें ले आते हैं। पुष्पेश पंत कहते हैं कि मुगलों ने बहुत सारे खान पान की चीजें भारत में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। भाई कैसे किए? बोले बिरयानी जो है वो मुगल ले आए। अरे भाई, चावल कहाँ पर पैदा होता है? जहाँ पर पानी ज्यादा हो। तो वहां पर पानी था क्या? नहीं था। खीर, दूध कहाँ पर हो सकता है?
बोला कि खीर जो है वो ले आए, जलेबी वो ले आए। अरे भाई जलेबी खीर ये सब ऋग्वेद में आप मालपुए का वर्णन है, ऋग्वेद में मालपुए का वर्णन है कि मालपुआ किस तरीके से बनाया जाता है। तो इन लोगों का इतिहास मुगल काल तक जाता है, मुगल काल से पहले वो जाते ही नहीं कि उधर भाई थोड़ा सा पीछे चलो देखो क्या लिखा है उसमें, उधर तक नहीं जाना है। तो इसका एकमात्र कारण ये है कि ये लोग इस व्यवस्था को ही अल्टीमेट बता करके इसी व्यवस्था के सहारे भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको बनाना चाह रहे हैं। सर ये तो खान पान की बात हो गई, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ताजमहल की बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, तो क्या लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए हम किसको क्रेडिट देंगे? भाई अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो किताबें हैं, तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। जहांगीर अपनी आत्मकथा में कहता है कि जो आगरे का किला है ना वो थोड़ा पहले से बना हुआ था, वो अलाउद्दीन खिलजी के पहले से बना था और उसके पिताजी ने उसको तोड़ फोड़ करके एक नया रूप दिया। ये वो अपनी आत्मकथा में कहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, इनके जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये जहां से आए थे फरगना में, समरकंद में, वहां पर है क्या? नहीं है ना। अच्छा, ताजमहल की बात आई है सर, तो यहाँ पे मेरे को फिर वो कहानी भी याद आ जाती है, उसको भी हम प्रेम का प्रतीक कहते हैं, लेकिन कहानियां उसके पीछे बहुत सारी सुनाई देती हैं। क्या असली कहानी है उसके पीछे? कोई प्रेम का प्रतीक नहीं है। इनफैक्ट अगर शाहजहां के बारे में मैं बात करूँ ना, तो मुझसे उसके जो प्रसंग हैं, मतलब उसको मुझसे कहा भी नहीं जाता। उस एक बर्नियर आया था उसके समय में यात्री, तो वो बताता है कि उसके तो अपनी ही बेटी के साथ उसके संबंध थे। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या किसी से प्रेम करेगा। ताजमहल, मुमताज महल के नाम से बोले कि ताजमहल बना दिया, उसके हर साल तो उसको बच्चा वो पैदा हो रहा है। जिस दिन वो मरी, 14वें शायद बच्चे के उसमें डिलीवरी में वो मरी, उसके अगले दिन उसने निकाह कर लिया। कैसा प्रेम है, इस तरीके का प्रेम है। तो फिर ये सब चीजें फैलाता कौन है सर? नैरेटिव सेट किए जाते हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि हम मुगल काल से पहले की चीजें न सोचें। जो स्वर्ण काल है वो मुगल काल है, गोल्डन एज मुगल काल है, संस्कृति का जो सोर्स है वो मुगल काल है। तो ये 7 अजूबों में कहाँ से आ जाता है ताजमहल? कुछ नहीं आ जाता। क्या है ताजमहल में? आप जाकर के देखिए ये क्या है ताजमहल में? कुछ नहीं है। ताजमहल से बेहतर अगर आप कुछ देखना है तो आप बृहदेश्वर का मंदिर देखिए, जो बिना फाउंडेशन के 1000 साल से खड़ा हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें। कैलाशनाथ, जो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है, जो मिरेकल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, आप उसे देख लीजिए। और छोड़िए, आप कानपुर चले जाइए, भीतर गांव में एक विष्णु जी का मंदिर है, वहां पर ऐसा पत्थर है जो बता देता है कि मानसून आने वाला है, बारिश कैसी होगी। वो भीग जाता है। आज तक अभी पता नहीं चला कि वो भीग कैसे जाता है, और जितना भीगता है उतना ज्यादा अच्छी बारिश होती है, इसका प्रमाण है। सर, लाल किले के बारे में भी बात आती है कि अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, और फिर उसको बात आ जाती है कि नहीं, उन्होंने नहीं बनवाया था। भाई मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने जो पहले के आर्किटेक्चर थे उसमें तोड़फोड़ करके उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया। जो पहले का लिटरेचर था, एक किताब है, उसका नाम है शुक सप्तक। तो जो शुक सप्तक है उसकी रचना की है चिंतामणि ने जी। तो उसमें क्या है, उसमें 70 कहानियां हैं। उसमें एक नायिका है, नायिका का पति बाहर चला जाता है, तो वो जो नायिका है वो कुछ बुरी स्त्रियों के संपर्क में आती है, तो वो उसको एक आदमी के पास जाने के लिए बोलती हैं। तो एक तोता होता है, वो हर रात एक कहानी सुना करके उसको रोक लेता है। तो ऐसे वो 70 रातों में 70 कहानियां सुनाता है, और अगले मतलब 71वें दिन उसका हस्बैंड आ जाता है, उसका पति आ जाता है, और वो पत्नी जो है अपनी बात बताती है और गिल्ट फील करती है, उसका पति उसको क्षमा कर देता है, और जो तोता होता है कोई गंधर्व होता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। तो ये कहानी शुक सप्तक में आती है। इस कहानी को नाम दे दिया गया तूतीनामा। ठीक है, तूतीनामा दे करके इसके जो 70 कहानियां थी उसमें 52 कहानियां रखी जाती हैं, और बिल्कुल वही कहानियां हैं कि वो तोता सुनाता है, और जो सौदागर बाहर गया होता है, जब घर आता है तो उसमें क्या है, वो अपनी परंपरा के हिसाब से वो मार डालते हैं। हमारे यहाँ क्षमा की परंपरा है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि वो लोग बहुत बड़े ट्रेटर्स थे कि उन्होंने सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया। उपनिषद
हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का एक मतलब श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अल्लोपनिषद बनाना शुरू कर दिया। क्या है ये? कट कॉपी पेस्ट ही तो है। तो सब कुछ कट कॉपी पेस्ट इन्होंने बनाने की कोशिश की, और जो अच्छा दिखा उसको डिस्टॉर्ट किया, जो अच्छी बातें थी उसको मानने से इनकार किया, और चाहे खान पान हो, संगीत हो, इमारतें हों, साहित्य हो, कुछ भी हो, उर्दू ले आए। उर्दू भाषा में जो लिखा गया शुरू में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको ये कहीं से निर्माता नहीं दिखेंगे। जाहिल थे, जाहिल। सर, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे बात आ जाती है कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हीं लोगों की लाई थी, दस्तरख्वान बनाए थे, राग आया था, आर्किटेक्चर आया था, कला भाषा, काफ़ी चीज़ें आई थी सर उनके ज़माने में। हम बता रहे हैं, कोई एक कला आप बता दीजिए, कोई एक कौन सी भाषा आई? कोई भाषा नहीं आई। कोई इन्होंने आर्किटेक्चर नहीं बनाया, कोई खान पान में इन्होंने इनोवेशन नहीं किया। कोई आप बताइए ना, कौन सा इन्होंने स्कूल खोल दिया, कौन सा इन्होंने विश्वविद्यालय खोल दिया? जो स्कूल विश्वविद्यालय पहले से थे उनको इन्होंने बंद किया। सर, विश्वविद्यालय की बात आई है तो मुझे नालंदा विश्वविद्यालय याद आ जाता है। उसको किसने डेमोलिश किया था? इसके पीछे भी बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है। कोई क्यूरियोसिटी के उसको जो है बख्तियार खिलजी ने डेमोलिश किया था। तो क्या उन्होंने उसके पीछे कहानी आती है कि वो बीमार हुआ, तो उसके इलाज के लिए वहाँ से नालंदा से किसी अध्यापक को, किसी उसको बुलाया गया जो बीमारियों का जानकार था। तो उसने कहा हम काफिर से इलाज नहीं कराएंगे। तो उसने कहा कि हम जो है कुछ करेंगे नहीं, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। उसको बोल दिया कि वो जो उनका पवित्र ग्रंथ होता है उसका वो पन्ना आप रोज पढ़ा करो। तो वो जो है पढ़ता गया और ठीक होता गया। तो उसने कहा कैसे ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा उस पन्ने में उन्होंने कोई दवाई लगा रखी थी, तो वो जो है ऐसे करके जब पन्ना पलटते हैं ना, है ना, तो वो जो है उससे थ्रू वो दवा चली गई, वो ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि इतने विद्वान लोग हैं तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो उसने आग लगवा दिया, जला दिया। सब कुछ खत्म। और जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसको जो है ब्राह्मणों ने जलाया। तो ये जो चीज है कि आपस में ही एक दूसरे को हम आरोपित बना करके बात अगर ले जाएंगे तो उनके लिए शासन करना आसान हो जाएगा ना। इसके महमूद गजनी के साथ एक इतिहासकार आया था, अल-बरूनी। तो उसने महमूद गजनी से कहा कि भारत को, हिंदुस्तान को अगर तुम्हें जीतना है, यहाँ पर शासन करना है, कि यहाँ की जो जबान है संस्कृत, यहाँ का जो ज्ञान है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो ये संस्कृत बाद में फारसी आई, और बाद में जो मतलब जो हमारा ज्ञान था उस ज्ञान में तमाम अफवाहें जोड़ करके सत्ता की तरफ से, यानी कि उन बादशाहों की तरफ से जनता में फैला दी गई। अन्यथा हमारी जो फोक कल्चर थी वो भी काफी रिच थी। तो उस फोक कल्चर में मतलब एक दूसरे के साथ हम संवाद करेंगे, एक दूसरे के साथ हम बात करेंगे, तो उस बात का जो आधार है, अगर हमारी जबानी खत्म हो गई तो जो वो हमको दे रहे हैं उसी में तो हम समझेंगे। वाद विवाद हुआ करते थे संस्कृत में, मैंने ऐसा सुना है हमारे दरबारों में। बिल्कुल, पुराने राजाओं के। हाँ, तो वो तो वाद विवाद तो हुआ ही करते थे, संवाद हुआ करता था। संवाद हुआ करता था संस्कृत में। देखिए हमारे यहाँ क्या था कि जो राजा थे वो जो है अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए सेवक थे वो। चूंकि अब थोड़ा सा उसमें पावर इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से उनके पास जो है जो शक्ति थी कि भाई राज्य की सुरक्षा करनी है तो सेना रखनी पड़ेगी, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अन्यथा वो सब सेवक हुआ करते थे। आप देखिए ना, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होता है तो वो आपको कहते हैं कि तुम हमको डांट सकते हो, तुम हमको सारी शिकायत कर सकते हो। भाई एक छोटा सा व्यक्ति जो कपड़े धोता है वो जाकर के ये बोल देता है, उसकी बात को जो है, उसकी बात को इतना महत्व देते हैं कि पत्नी को त्याग देते हैं। आप सोचिए ना कि उसके जैसा राजा कैसे होगा, कहां से होगा। उस राजा को उदाहरण ना बना करके हम अकबर जैसे धूर्त और कामी व्यक्ति को उदाहरण बनाते हैं, शाहजहां जैसे लंपट को उदाहरण बनाते हैं। बहुत उनके बारे में ऐसा आता है कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को नहीं वैल्यू दिया और ये सारी चीजें आती हैं। वहां पे सर मेरे को एक ये चीज भी आ जाती है, जो हमारे में अब वर्ण हुआ करते थे उनको जातियों में विभक्त कर दिया गया। और उस वक्त मैंने सुना है कि जब राज्याभिषेक हो रहा था राम जी का, तो सारे वर्ण के लोग अलग अलग उनको जल से नहलाने गए थे। क्या है सर इसके पीछे कुछ आपको पता हो तो? नहीं, देखिए जो वर्ण और जाति का मसला है
तो वो ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा पुत्र होगा उसको ये छूट है कि वो कोई भी काम कर सके, लेकिन सुविधा के लिए वो काम करेगा जिसमें उसका पिता उसको संग्रह करके दे दे। भाई अगर हम चिकित्सा अच्छी करते हैं तो हमारे पास जो चिकित्सीय ज्ञान होगा हम अपने बच्चे को पहले सिखाएंगे। मैंने ये सुना है सर कि जो चिकित्सा करते थे, जो सर्जन हुआ करते थे उस दौरान, वो लोग शूद्र हुआ करते थे क्योंकि उन्होंने चमड़े की कई तहें सिलना आता था। तो इस तरीके से तो फिर हम कैसे डॉक्टर्स को आज देखिए ऐसा है, ये सब चीजें जब हमारे जो भारत की जनगणना हुई तो उसमें एक अंग्रेज था, उसका नाम था हर्बर्ट रिजले। तो हर्बर्ट रिजले को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि भारत की जो जनता है उसको कास्ट वाइज उसको जो है अलग अलग सेगमेंट में जितना तुम बांट सकते हो उतना बांटो। तो हर्बर्ट रिजले ने वो काम बहुत अच्छे तरीके से किया। अन्यथा भारत में जो जाति व्यवस्था की ये जो बात है, ये तो एक आप कोई भी समाज उठा करके देख लीजिए, हर समाज में आपको पुजारी मिलेगा, हर समाज में आपको योद्धा मिलेगा, हर समाज में आपको व्यापारी मिलेगा, हर समाज में आपको जो स्किल्ड पर्सन है वो मिलेंगे। मतलब इन्हीं से एक डिवीजन ऑफ लेबर है, एक डिवीजन ऑफ लेबर है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है तो हर जगह है। कर्म के हिसाब से वर्ण डिसाइड किए गए थे, आप ये कहना चाहते हैं? जातियां नहीं हुआ करती थी भाई उस दौरान। जो वर्ण है वो कर्म के हिसाब से ही बनते हैं जी, ठीक है, वो कर्म के हिसाब से ही बनते हैं। लेकिन अगर मैं एक सहूलियत की बात करता हूँ, एक व्यवहारिक बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सोने का काम कर रहा है तो उसकी जो स्किल है वो सुरक्षित हो गई, वो अपने बच्चे को दे रहा है, बच्चे का भी जो रोजगार है वो सुरक्षित हो गया, बच्चा बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है। ये जब से मतलब अंग्रेजों ने आके सारी चीजें अंग्रेजों के बाद जो हमारी पारंपरिक जो स्किल है, डिवाइड एंड रूल कह लीजिए कि पारंपरिक जो कला है, दक्षता है, हमारी एक्सपर्टीज है, तो वो सब खत्म हो गई। उसके खत्म होने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारा पारंपरिक ज्ञान खत्म हो गया, तो बेरोजगारी की समस्या आ गई। ठीक है, तो गांधी जी इसीलिए कहते थे कि जो काम कोई कर रहा है तो वो काम केवल वही नहीं कर रहा है, उसके पूर्वजों ने वो जो कला अर्जित की थी उस कला को संरक्षित कर रहा है और इसी के जरिए वो अपना रोटी रोजगार कर रहा है। समस्या कहाँ पर आती है? एक समस्या कहाँ पर आती है? समस्या आती है कि आप किसी काम को छोटा या बड़ा आंकते हैं। जब आप उसको उसमें प्रेस्टीज इश्यू घुसा देते हैं तब समस्या आती है। नहीं तो मीराबाई रैदास के यहाँ गई गुरुदक्षिणा मतलब गुरुडम के लिए, तो रैदास उनको जो है भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है ये सब कुछ? वही मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें डिवाइड एंड रूल आया अंग्रेजों के बाद से। विषयांतर हो गए सर, हम बीमारी की बात हो रही थी तो मुझे एक चीज और याद आई थी यहाँ पे। हुमायूं की बात आती है कि 3 चक्कर लगाया था उन्होंने, और ऐसी कोई स्टोरी है सर? क्या है ये पूरी स्टोरी? देखिए, सिलेबस के माध्यम से मुगलों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बहुत सारी कहानियां हमारे पाठ्य पुस्तकों में डाल दी गई। तो उसमें एक कहानी बाबर की थी कि बाबर हुमायूं को बड़ा प्रेम करता था। हुमायूं बीमार हुआ और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, तो बाबर उसके बेड के 3 बार उसने चक्कर लगाया। उसने कहा मैंने ले लिया ले लिया ले लिया। तो जो बीमारी है वो बाबर को आ गई और हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा। बिल्कुल फर्जी कहानी है। जब बाबर बीमार हुआ और जब वो मरने को हुआ तो हुमायूं उसके 6 महीने पहले वो कालिंजर गया हुआ था, वहां पर गया था। ठीक है, तो ये कहानी बिल्कुल फर्जी है और ये सब प्रतिष्ठा बनाने के लिए ऐसे कहानी उसकी आई कि अकबर जब पैदा हुआ तो हुमायूं ने कस्तूरी बांटी। कस्तूरी बांटी नहीं थी, एक जो है मस्क डियर था, उसको मार करके ये लोग उसके मतलब गोश्त खा गए, तो वो कस्तूरी बांटी वाटी नहीं थी। तो ये सब कहानियां प्रतिष्ठा जो है ना बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए कही गई। जैसे इसके औरंगजेब की टोपी वाली कहानी है, ये टोपी सिलता था। औरंगजेब का जब उसका दारा शिकोह का जब कत्ल हुआ तो गद्दी पर बैठा, तो भाई गद्दी पर बैठने के लिए उनका जो है उनके यहाँ एक परंपरा थी कि वो पगड़ी वगड़ी देते थे। तो पगड़ी शाहजहां अपने उसमें बॉक्स में कहीं बंद करके रख दिया था, उसने बताया नहीं। लेकिन अब उस दिन उसका राज्याभिषेक होना तो वो सोने के तार की टोपी खुद ही सिल करके ले आया।
उसने कहा हम अपनी टोपी खुद अपना ही, राज्याभिषेक करने के अपना लिए। राज्याभिषेक, और उस चीज को लेकर के वो बादशाह और टोपी सिलता है। हाँ। क्या बात है। अच्छा सर, कपड़े की बात आई है तो अभी आजकल बड़ा एक किसी का वो मैंने देखा था, रील देखी थी कि कुर्ता पजामा जो आज की डेट में लोग पहन रहे हैं वो भी मुगलों की देन थी, उस दौरान से ये चीज आई थी, क्या ये सच है? देखिए ये बिल्कुल असत्य है। जो सलवार और कमीज है, ये जब आप गुप्त काल का अध्ययन करती हैं तो तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें मतलब उन्होंने सलवार और जो कुर्ता है उन्होंने पहन रखा है। मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद मैं वो चित्र जो है उपलब्ध करा दूंगा। महाराज समुद्रगुप्त की एक तस्वीर आती है सिक्के पर, जिसमें वो हैट लगाए हुए हैं, बूट पहने हुए हैं और एक तरीके का पैंट है वो, और ओवरकोट पहने हुए हैं। तो ये तो हमारे बहुत पहले से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। जब वो बिना कपड़े के रहा करते थे तो हमारे यहाँ पूरी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। ये सब बेकार की बात है कि वो कमीज ले आए, सलवार ले आए, ये सब हमारे यहाँ की है। जी सर, समुद्रगुप्त की बात आई है तो मेरे को एक और सवाल यहाँ पे आ रहा है। हमने सिर्फ मुगल काल के शासकों पे ज्यादातर सिनेमा देखे हैं, क्यों हमारे इतने अच्छे जो राजा थे, पराक्रमी राजा थे, इन लोगों पे कभी सिनेमा या मूवी या कुछ ऐसा क्यों नहीं बना? अगर इन पर बनेगा तो लोगों में संदेश नहीं जाएगा कि ये जो है मतलब हमारे जो राजा महाराजा थे वो इस तरीके से रहा करते थे। हमारा जो गौरव है, हमारा जो एक सेंस ऑफ प्राइड है ना, वो बढ़ेगा। तो ये कम्युनिस्ट नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हो। और मैं फिर कह रहा हूँ 70 साल इनका बड़ा प्राधान्य रहा है, और ये भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको तोड़ करके ये अपने हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मुगल इनको बड़े मुफीद लगते हैं, मुगल इनको बड़े मतलब एक सुटेबल स्थिति में मुगल इनको लगते हैं। तो ये मुगलों को इसलिए ग्लैमराइज करते हैं बजाय कि उनके। तो अब तो जैसे हमने कहा कि चीजें बदल रही हैं, तो क्या आ सकती नहीं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी ये लोग अभी भी बहुत ही स्ट्रांगली ये एकेडमिक में दखल रख रहे हैं। ये जो है फिल्मों में या मीडिया में हर जगह अभी भी ये लोग हैं। तो अब मुझे मतलब मैं अनुरोध करूंगा इन लोगों से कि भाई जो तुम पढ़ने लिखने की बात करते हो तो तुम जो है तटस्थ होकर के चीज़ों को पढ़ो लिखो ना। पढ़ने लिखने का ये मतलब थोड़ी है कि जो आपने गप मार दिया उसी को लोग पढ़ लिख लें तो आपने उनको जो है बोले कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ने का मतलब है कि आप शुरू करिए जो उपनिषद हैं या जो सांख्य दर्शन है या जो तमाम हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़े लिखो, पढ़ने और दिमाग खोल करके पढ़ो लिखो। ये क्या बात होती है कि आप हर चीज, आप पढ़ाई लिखाई को आप टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, ज्ञान को ये लोग टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सर अभी छावा मूवी आई थी, उसमें भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन में हैं। क्या आपका क्या उसको लेके टेक है? अब एक बात बताइए कि वो तो ऐतिहासिक घटना सत्य है ना। अगर उस सत्य घटना को दिखा दिया गया तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अभी उस बात को छोड़ दीजिए। अभी हमारे सामने कन्हैयालाल टेलर की हत्या हो गई जी, उस पर मूवी बनी, उस पर कितना विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग क्यों सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए मोड़ रहे हैं ताकि वो जो जहालत है, वो जो बर्बरता है, वो लोगों के सामने न आए, उनके सामने बड़ी सौम्य तस्वीर आए। जैसे मुगलों की बड़ी सौम्य तस्वीर रखते हैं, वैसे ही ये जितने भी बर्बर लोग हैं इनकी सौम्य तस्वीर सामने रख करके ये अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर बर्बरता की बात आती है तो मेरे को यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है। हर राजा कहीं ना कहीं आक्रामक रहा होगा, तो फिर हम मुगलों को ही क्यों इतना आक्रामक कहते हैं? जो मुगल हैं वो हमारी सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध काम कर रहे थे। जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको मिटाने पर तुले थे। कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको मिटाने पर तुले हैं। भाई अगर हम जिस पारिवारिक परंपरा में हैं उसके चिन्ह हमने धारण कर रखे हैं तो उससे इनको आपत्ति है। दूसरे पंथ संप्रदाय के लोगों से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अगर धारण कर रखा है तो उससे इनको आपत्ति है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि ये लोग एक नई व्यवस्था बनाने के क्रम में है। तो क्या लगता है आपको कि वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए ये लड़ाई तो चलती रहेगी और प्रगति और परंपरा
इनमें कनेक्शन होना चाहिए। वो प्रगति बेहतर नहीं होती है जो परंपरा से हट जाए, या वो परंपरा बेहतर नहीं है जो मनुष्य को उसकी प्रगति से रोक दे। तो इस मामले में जो हमारी संस्कृति है वो एक अच्छा रास्ता निकालती है। सनातन का अर्थ ही होता है नित्य नवीन होना। सर, इसमें भी एक सवाल आ जाता है कि हिंदुओं को लेके कि हिंदू कब बने, और गुरु नानक साहिब पे भी मेरा एक सवाल आ रहा है इसमें लेके, इससे सेम काल से। तो कब से, क्योंकि सनातन की हमने बात की, सबसे प्राचीन जो धर्म सभ्यता कह लीजिए आप सनातन थी, तो ये विभक्त कैसे कैसे हुए? देखिए, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि बोले कि जो हिंदुइज्म है, उनसे पूछा गया हिंदुइज्म क्या है, तो उन्होंने कहा यह वह शर्ट है, यह वह कमीज है कि जो पहन ले उसको हो जाता है। आप मांस खाते हैं तो भी आप हिंदू हैं, नहीं खाते हैं तो भी हिंदू हैं। आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं मानते हैं तो भी हिंदू हैं। आप जो है कपड़े पहनते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं पहनते हैं तो भी हिंदू हैं। तो यह एक ऐसा लोकतांत्रिक विचार है जो हर व्यक्ति को उसके जीवन जीने की आज़ादी देता है। ठीक है, इसको अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया, लेकिन मूल रूप में जो बात है वो बात तो जो इसका कर्म का सिद्धांत है, जो इसका एकेश्वरवाद है, जो इसका बहुदेववाद है। एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का मतलब ये हुआ कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में फूल हैं, पत्ती है, तना है, तो आप पत्ती को छुएंगे तो भी आप पेड़ को छू रहे हैं, आप तने को छुएंगे तब भी आप छुएंगे। तो जो इसकी जो प्रोसेस है, जो जिसकी शुरुआत का हमको पता नहीं है कि कब से ये शुरू हुई, लेकिन ये बहती चली आ रही है और तब से बहती हुई चली आकर के आज हमारे सामने है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जैसे गंगा मैली हो गई है ना, वैसे जो सनातन की नदी है वो भी थोड़ी सी मैली हुई है। इस मामले में, इस बारे में मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। तो ये हम सब लोगों का काम है कि हम लोग आधुनिक भगीरथ बने और जिन चीज़ों को लेकर के जो जीवन दर्शन है, जिन चीज़ों को लेकर के हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, अपने प्राण गंवाए और चीज़ों को संरक्षित किया, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उनकी परंपरा का निर्वहन करें। भाई, ये कहा जाता है कि ये जो मुगल हैं ये जनेऊ तौलवाते थे तब खाना खाते थे जी। जनेऊ तौलवाने का मतलब है कि ये हत्या करते थे तब खाना खाते थे। तो जिन लोगों ने मरना कबूल किया, मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने विचार नहीं छोड़े, तो उनकी खातिर हम लोगों को कम से कम जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि जो सत्य है उसका साथ हम कभी ना छोड़ें। सर, मैंने यहाँ पे, क्योंकि जनेऊ की बात आई है, उस दौरान सिख भी बने थे, हर एक घर का बच्चा शायद सिख, क्या था वो? हाँ, तो उसमें कैसे आया सिख धर्म? जब दशमेश ने नए पंथ की स्थापना की, खालसा की, तो उन्होंने हर हिंदू मतलब हर परिवार से एक बच्चे को मांगा। एक्चुअली में ये जो है ना, जो हमारे यहाँ दशनामी परंपरा है, साधुओं की परंपरा है, नागाओं की परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा है, तो उसी परंपरा के समांतर में खालसा की परंपरा रही, मतलब जो वो लोग हैं जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए उन्होंने बनाया था। और तो इसमें ऐसा था क्या कि हर एक घर का बच्चा जो सबसे बड़ा बच्चा होता था, सबसे बड़ा बच्चा होगा तो उसको दिया जाएगा लड़ने के लिए। तो इस तरीके से फिर वो धर्म में बदल गया एक तरीके जाके। तो वो धर्म में, मतलब ये तो अंग्रेजों की साजिश है इस पर, वो अंग्रेजों की साजिश है जिसकी वजह से हमारे सामने आज इस तरीके की चीजें आई हैं। लेकिन इन लोगों की बातें नहीं होती। आप रोड देखिए, सारी रोड नहीं, शेरशाह सूरी ने कोई रोड नहीं बनाया, ये तो बहुत पहले से था, अशोक के समय से था। ये तो ये शेरशाह सूरी ने कोई रोड नहीं बनाया, ये सब पहले से सब चला आ रहा था। ऐसा मतलब ये सब गलत बातें बताई गई हैं। रोड के नाम बदलने पे भी सर बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसमें आपका क्या टेक हो रहा है? अरे आप एक बात बताइए कि हम अपने परिवार को कैसा चाहते हैं। हम भाई, रोड हमने नाम दिया, जो सड़क है अकबर रोड है एक जगह दिल्ली में जी, ठीक है, अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है, जहांगीर रोड है। तो नाम रखने के पीछे हम एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। तो किस बात का ग्रेटिट्यूड है कि आपने पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ दिया
आपने जो जिनोसाइड किया, आपने जो कल्चरल जिनोसाइड किया, किस बात को लेकर के हम उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, मुझे कोई ये बताए। तो अगर किसी बात को लेकर के ग्रेटिट्यूड है नहीं तो नाम किस लिए? सही बात। नाम तो संत तुकाराम का होना चाहिए, नामदेव का होना चाहिए, नाम तो जो है समर्थ गुरु रामदास का होना चाहिए, शिवाजी महाराज का होना चाहिए, महाराणा प्रताप का होना चाहिए, उनके घोड़े का होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो जिन लोगों ने हमारा देश ऐसे ही नहीं बचा हुआ है, बलिदान से बचा हुआ ना, तो बलिदानियों के नाम पर सड़क का नाम रखना चाहिए, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है। तो इन वे हमें वो चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने बच्चों को, और अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो वो गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। हम रिस्टोर कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये गलत लोग नैरेटिव बनाते हैं कि बदल दिया नाम बदल नहीं दिया, नाम रिस्टोर किया है। प्रयागराज इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से हमने प्रयागराज रिस्टोर किया, तो वो रिस्टोर किया, बदला तो उन लोगों ने। भारत पे भी बात आती है सर कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है तो वो भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, वो तो हो जाएगा होपफुली अच्छा ही लगेगा। अच्छा सर, अब इसको कंक्लूड करेंगे। मेरी यहाँ पे बात आ गई, आपने भी मास्क मैनिफेस्टो लिखी है, किताब लिखते हैं आप, बहुत अच्छी लिखते हैं। आपकी फरवरी नोट्स मैंने ऑडियो बुक भी बनाई हुई है, बहुत ही बेहतरीन किताब है लव स्टोरी में। आपने गाँव जवार पे भी आपने अलग किताबें लिखी हैं, मास्क मैनिफेस्टो में बिल्कुल डिफरेंट है। तो अलग अलग जॉनर में आप किताबें लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्या आने वाली है सर? नेक्स्ट जो भारत का पूरे विश्व को अवदान है, जो भारत ने पूरे विश्व को दिया, उसके बारे में है। अभी क्या होता है कि जैसे किसी से पूछो कि भारत ने क्या दिया पूरे विश्व को, तो वो एक फिल्म है ना पूरा पश्चिम, हाँ जी, तो उसका कोई गीत सुना देता है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जीरो के अलावा और क्या दिया, तो लोग चुप हो जाते हैं। तो जीरो के अलावा भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया, इस बात को लेकर के मेरा जो नया प्रोजेक्ट है, भारत ने जीरो के अलावा जो कुछ भी दिया है उसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जगदीश चंद्र बसु का। उस क्रेडिट को इटली का जो वैज्ञानिक था मार्कोनी, वो लेकर के जो है भाग गया। वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय जगदीश चंद्र बसु। तो अभी जब हम रॉयल सोसाइटी ने कुछ चीज़ें रीओपन किया है, तो उसके जरिए ये सब सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो देखिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक ने दिया। DNA की जो टेक्नोलॉजी थी वो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का उसमें बड़ा काम था। जो ये आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट जब चलता है तो उसके लिए जो बहुत बड़ा काम किया, वो काम किया है नरेंद्र सिंह कापनी ने। और इनके क्रेडिट्स कहीं कहीं और दे दिए जाते हैं, नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं, हाँ? नाम ही नहीं है। ठीक है, आप जो ये USB जिसने बनाया वो भारतीय है। तो शून्य से लेकर के, जो टॉयलेट से लेकर के, बटन से लेकर के, सिविल सोसाइटी से लेकर के, पाइप से लेकर के, और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, कैलकुलेशंस हैं, म्यूजिक है, लिटरेचर है, इन सब में मतलब भारत पायनियर है। भारत से ये सब सारी चीजें गई हैं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, इसलिए कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने क्या किया कि जो हमारा सिलेबस डिजाइन कर दिया गया, एंड सिलेबस इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलोसफर एंड थिंकर्स एंड साइंटिस्ट। तो वो जो पश्चिम के जो विद्वान थे, उनके आधार पर हम आज राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत पढ़ाते हैं। पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं, उनके जो बनाए गए टूल्स हैं, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भारत का कोई एक सिद्धांत पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। तो वो कट कॉपी पेस्ट जो वेस्ट की है, वो भारत में जो प्रोफेसर्स हैं उसको पढ़ा देते हैं। हमने क्या जनरेट किया, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी होती है। जो एक व्यक्तिगत उनके जो अमेनिटीज हैं, वो जो है इकट्ठे हो जाएं, बस उस पर वो लोग काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि इस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो जहां पर है, साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, समाजशास्त्र में है, पॉलिटिकल साइंस में है, फिलॉसफी में है, तो वो एक बार जरूर ये देखे कि इस क्षेत्र में भारत ने क्या किया। तो हम लोग, हाँ, मुझे लगता है कि इसके जरिए हम लोग एक अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो देश का जो भारत बोध है वो विकसित होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर आप प्रोफेसर हैं, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ, हम लोगों के पास जो हम सदियों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं होता, कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोग क्या, हमें ये अपनी पॉलिसीज को, अपनी जो एकेडमिक्स की पूरी वो है चीज़ें हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहिए? भाई आप ये देखिए कि एमए करने के बाद या बीए करने के बाद बच्चा काम के लायक भी नहीं रह जाता। हाँ। तो इससे तो अच्छी वो व्यवस्था थी ना, जो बचपन से ही उनको कोई स्किल सिखा देती थी, जिससे अपने जीवन का गुजारा तो कर ही लेते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा सिलेबस है ना, वो पश्चिम के सिलेबस से पीछे है। तो जब तक ले लीजिए, जापान ले लीजिए, कितना वो उनके सिलेबस से पीछे है। तो उसकी वजह है कि हमारे यहाँ रिसर्च को उतना महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ जो इवेल्युएशन है वो बहुत ही रॉ इवेल्युएशन होता है। जो एकेडमिक है, एकेडमिक कमर्शलाइज उसका हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया है। तो जो शिक्षा के मंदिर जो हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, यहाँ पर पैसे बनाने का काम ज़्यादा हो गया है बजाय कि ज्ञान के निर्माण का या ज्ञान के उदय का। क्या चेंजेस आने चाहिए सर आपके हिसाब से? देखिए, चेंजेज तो यह है कि जो शिक्षा है, शिक्षा और जो शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो प्रभाव है वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट अपने बेनिफिट के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज करने लगता है कि उसको लगता है कि छात्र कॉलेज में आए, छात्र यूनिवर्सिटी में आए, फीस दे दें, छात्र पढ़ क्या रहे हैं उससे मार्केट का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि जो एक मॉनेटरी जो डायमेंशन है, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, वो फोकस अभी उस पर ज़्यादा है। सर आपको नहीं लगता है कि ये जो इतने कोचिंग्स और ये सारी आईआईटी की प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग प्रिपरेशन चलने लग गए हैं, ये कोचिंग एक तरीके से माफिया नहीं बन गया है? क्या हम ये सारी चीज़ें कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते कि हमें अलग से कोचिंग की जरूरत? अरे हम लोग जब छोटे थे या जब हम इंटर में थे तो हमको जो हमारे स्कूल के टीचर थे वो घर बुला करके पढ़ा देते थे। तो पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षकों की है। और जो कोचिंग है, कोचिंग का मतलब हुआ कि जो हमारा एकेडमिक सेक्टर है वो फेल है। कोचिंग का जो ग्रोथ है वो ये बताता है कि हम स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, हम कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, हम यूनिवर्सिटी में ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो इसी वजह से ट्यूशन और कोचिंग आए हैं। तो जितना ये बढ़ेंगे वो जो है उधर उतना नुकसान होगा। गवर्नमेंट को, सरकार को इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों पे रोक रहे हैं? सर प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स को ले लीजिए, महीने की फीस 18,000 हज़ार रुपया हो गई है आज के डेट में। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कहाँ से पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? बहुत सारी चीजें हो गई हैं सर, इसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल होना चाहिए। अगर अभी नहीं होगा तो बाद में बहुत मुश्किल आ जाएगी। देखिए, मैं मानता हूं कि मार्केट अच्छी चीज है, लेकिन मार्केट ही सारी चीजों को रेगुलेट करने लगे तो ये तो ठीक नहीं है। आप कंटेंट डिमांड है तभी सप्लाई आ रही है, डिमांड है तो सप्लाई आ रही है, बिल्कुल सही है। जो सरकारी स्कूल हैं वो थोड़े से अपडेट हों, जो महाविद्यालय हैं उनमें पढ़ाई अच्छी हो, डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई अच्छी हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई अच्छी हो। सर लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से आए हैं, क्योंकि हम लोग पेपर वर्क इतना ज्यादा कर दिया है ना, पेपर वर्क इतना ज्यादा कर दिया। हम लोगों के समय में हमारे टीचर आ करके हम लोगों को पढ़ाते थे। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये, क्योंकि जब तक मैं पढ़ी हूँ सर, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज था वो भी सरकारी स्कूल से ही हम लोग पढ़े हुए हैं। सारी चीज़ें और अच्छी पढ़ाई होती थी सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एकदम से ये प्राइवेटाइजेशन कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? ये प्राइवेटाइजेशन की सब पैसे की दौड़ है, पैसे की होड़ है। पैसा ठीक है,
लेकिन पैसे के साथ साथ समझ पर भी तो काम होनी चाहिए। आप पैसे को कमाने में जो एक समझ वाला जो पार्ट है वो पीछे छूटा जा रहा है, और इसी वजह से जो पैसा कमा भी ले रहा है ना, तो वो जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा है। तो वो जो समझ वाला पहलू है वो एकेडमिक उससे जो है बाहर की बात हो गई है। अगर कोई टीचर समझ की बात करता है, बियॉन्ड द सिलेबस बात करता है, तो उसको जो है वो ठीक नहीं माना जाता है। उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम ये ना बताओ, तुम जितना सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस का आप जो कोर्स वर्क है वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, बच्चों को एकदम एंगेज रखिए, बच्चों के दिमाग को एकदम क्लोज करके रख दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर जीरो है। कुछ है तो वो जो है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कुछ फेस्ट वेस्ट पार्टी वार्टी कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शोबाजी वाली दुनिया रह गई है अब, और पेरेंट्स भी शायद कहीं ना कहीं शोबाजी में जाते हैं। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो प्रेस्टीज के लिए अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं। उनको इससे नहीं मतलब है कि पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है, कहाँ नहीं अच्छी हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो होटल में तब्दील होते जा रहे हैं। सर अब यहाँ पे अब मेरे को एक और बात पूछनी है। आपने कई सारी बुक्स लिखी हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है आपने जो अभी तक लिखी है उसमें से? देखिए, आप मतलब माँ बाप को अपने हर बच्चे प्यारे होते हैं। नहीं वो तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रहता है कि उसको लगाव ज्यादा है, और शायद पहले पे एक अलग तरीके का प्रेम होता है। एज अ मदर मैं बता सकती हूँ। नहीं, मैं जब किताब लिखता हूँ तो उसके बाद जब उसको पढ़ता हूँ तो हमको लगता है कि इससे और बेहतर लिखी जाए। सर वो तो है कि बेस्ट क्रिटिक हम तो खुद मैं देते हैं। मतलब उसको ऐसे कोई जो है हम दे नहीं पाएंगे, प्रायोरिटी दे नहीं पाएंगे कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। तो जो किताब जिस मोड में या जिस जॉनर में हम लिखने की कोशिश करते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ जो है सोचते हैं कि जो पाठक पढ़े तो उससे कनेक्ट हो। मुझे ऐसा लगा था कि आप फरवरी नोट्स कहेंगे, क्योंकि वो शायद कहीं से किसी से इंस्पायर्ड होगी। ठीक है सर, अब ना हम रैपिड फायर राउंड एक खेलने जा रहे हैं। मैं ऑप्शंस दूंगी आपको, आप बताइएगा प्लीज। अकबर, द ग्रेट या द स्ट्रेटेजिस्ट? द स्ट्रेटेजिस्ट। औरंगजेब, डिवोट रूलर या रिलीजियस टायरेंट? जाहिल था। ताजमहल, लव का सिंबल या पॉलिटिकल स्टेटमेंट? कुछ नहीं है, लव का सिंबल सिर्फ और सिर्फ राम सेतु है, या जो अभी अयोध्या में राम टेम्पल बना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जिससे प्रेम करता है उसके लिए वह उस शक्ति से लड़ जाए जिस शक्ति से इंद्र भी हार जाता है, तो प्रेम की पराकाष्ठा है। सर पुल बना दिया था वहाँ श्रीलंका जाने के लिए। क्या बात थी, राम सेतु आज भी। ठीक है, एनसीईआरटी की रीराइटिंग जरूरी है या खतरनाक है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अपनी जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो हटने चाहिए। ब्रिटिश राज बिल्डर था या एक्सप्लॉइटर था? एक्सप्लॉइटर था। एक्सप्लॉइटर था। बॉलीवुड का इम्पैक्ट क्या है इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं? एनलाइटनिंग है या मिसलीडिंग है? मिसलीडिंग है। सारी बातें हम कर चुके हैं। नहीं, मिसलीडिंग इसलिए भी है ना कि देखिए, बॉलीवुड ने एक कल्चर डेवलप की है। उस कल्चर में हर चीज को एंटरटेनमेंट से जोड़ दिया गया। आपके रिश्ते, उसको एंटरटेनमेंट से जोड़ दिया गया। आपकी भाषा, अगर कोई शुद्ध हिंदी में बात करता है तो उसको भी मजाक के रूप में लिया जाता है। कोई रिश्ता है उसको भी मजाक के रूप में लिया जाता है। कोई किसी ने अच्छा काम किया उसको भी मजाक के रूप में लिया जाता है। एलजीबीटीक्यू को इम्पोज किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इसकी शुरुआत मुगलों ने की। जो बाबर है वो नरभोगी था, उसको वो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मुझे लड़कों से बहुत प्रेम था, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और तमाम उसने ऐसे नाम भी गिनाए हैं। तो बाबर से लेकर के अकबर से लेकर के उसका जो दानियाल था वो तो था ही था। आप अलाउद्दीन खिलजी था, उसका मलिक काफूर के साथ जो रिलेशन था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जो है बधिया करवा देते थे, स्टरलाइज करा देते थे, और फिर ये लोग रिलेशन बनाते थे। तो वो जो एलजीबीटी का कंसेप्ट है ये मुगलों की ही देन है। मैं दो चीजों को लेकर के मैं बहुत ही कंफर्म हूँ। ये जो मतलब जो समलैंगिकता है और दूसरा जो गाली गलौज है, मुगलों से पहले भारत में नहीं था, और अब तो ये आम हो गया है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि जो मुगल एम्पायर पॉलिटिकली खत्म हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में वो चल रहा है। हाँ, और इसको इंडोर्स करने का काम फिल्में, ओटीटी,
और जो ये मीडिया है, मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। मुझे क्योंकि ऐसा लगता है जितनी भी मैंने अभी देखी है बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हर OTT के किसी न किसी सीरीज में आप जबरदस्ती घुसा देते हैं। भाई देखिए, अपवादों का सामान्यकरण नहीं किया जाना चाहिए। जो चीज एक्सेप्शनल है उसको आप जनरलाइज बनाते हो, वो बहुत खतरनाक है। कोई व्यक्ति है किसी रूप में वो बीमार है, तो उस बीमारी को आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हो, बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाती है। फीवर है, फीवर कभी कभी आता है, तो हम हमेशा थोड़ी कहें कि हम फीवरिश बने रहें। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जनता को, बहुत सारे मास को ये लोग इस तरफ आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? देखिए, जो समलैंगिकता है उसके जरिए जो विवाह संस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, विवाह संस्था तो आजकल ये इतने केसेस हो रहे हैं, शायद नहीं तो वो भाई 4 चीजें हैं। ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद है या सांस्कृतिक मार्क्सवाद, ये 4 चीजों को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इनके पास 4 तरीके के टूल हैं। विवाह इनको तोड़ना है, इनको परिवार तोड़ना है, इनको समाज तोड़ना है, इनको राष्ट्र तोड़ना है। जब ये इसको तोड़ेंगे फिर ये नई व्यवस्था को ले आएंगे। तो मतलब इसके तोड़ने के लिए इनके पास क्या है? होमोसेक्सुअलिटी है, इनके पास टॉक्सिक फेमिनिज्म है, इसके पास इनके मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर जो हमारी सोसाइटी है ना, और जो हमारा वो जो है नेशन है, उसको तोड़ने की बात होती है। ठीक है। और जो चौथी चीज है वो है नास्तिकता। तो नास्तिकता के जरिए आप जो हमारा कल्चरल एक तरीके का जो ट्रेडिशन है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। ये 4 तरीके का टूल ये लेकर के हमारे चारों जो सेगमेंट हैं, जो हमारे आधारभूत जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, विवाह, परिवार, समाज और जो राष्ट्र है, इसको तोड़ने का काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल सुनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पहले से चल रहा था। बिल्कुल पहले से चल रहा है भाई। हमारी मुगलों के साथ या हमारी सल्तनत काल के जो लोग हैं उनके साथ या हमारी तुर्को अरबों के साथ हमारी कोई पर्सनल ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं भाई। राजा महाराजा एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लेकिन अगर जयपुर का राजा जोधपुर के राजा से लड़ गया तो जोधपुर के जो लोग हैं, जो जोधपुर की जो जनता है, उसका उसने धर्मांतरण नहीं कराना है, उसकी संस्कृति नहीं बदलनी है। लेकिन इनके साथ क्या है कि ये सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने पे तुले हुए हैं ना। तो जो काम मुगलों ने किया, जो काम सल्तनत काल के लोगों ने किया, अरबों ने, तुर्कों ने किया, वही काम आज कम्युनिस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा इनसे एक विरोध है। सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई सुनने को मिली। बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जनता है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी एक चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने क्या नया सीखा या क्या आपके दिमाग में नया एक छवि बनी इस चीज़ को लेके। फिर मिलेंगे सर किसी और एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था SRT ओरिजिनल्स, असली लोगों की असली बात। आप किस चीज़ पे नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं वो पॉडकास्ट भी लेके हाजिर हो जाऊंगी। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, अच्छा लगता है और हमें हेल्प मिलती है नई चीज़ें लाने की। थैंक यू सो मच।